ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुं परमभये सबखण्डिके कर्मकाण्ड समुदाय सहज अखण्डित ज्ञानमय जयवन्ते जिनराय विघ्नहरन मंगलकरन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद ने इस गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की हुई है और उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने ये सम्य ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है। अभी हमारा प्रकरण जो प्रदेश बंध का चल रहा है, प्रदेश बंध में कैसे बंटवारा होता है उसकी चर्चा हमें करनी है, क्योंकि कर्म कितने बनते हैं तो एक समय प्रबद्ध प्रमाण बनते हैं, परंतु एक समय प्रबद्ध प्रमाण जो परमाणु बंधे हैं वो किस रूप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो कहते हैं मूल प्रकृतियों में कैसे जाते हैं और उत्तर प्रकृतियों में कैसे जाते हैं। जब 8 कर्मों का बंध हो रहा है तो 8 कर्मों का बंध हो रहा है तो 8 में विभाजन होगा, पर वो इक्वल विभाजन नहीं होता। उसके लिए क्या है तो एक विशिष्ट भागार से भाग देकर जो बहुभाग है वो सब में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है। 8 में जो एक भाग बचा है फिर उसका एक भाग बहुभाग एक भाग बहुभाग करना। पहला बहुभाग जाएगा वेदनीय में, फिर एक भाग का बहुभाग जाएगा मोनी में, फिर एक भाग का बहुभाग 3 में इक्वल होकर जाएगा, ज्ञानावरण में, दर्शनावरण में और अंतराय में। फिर जो भाग एक बचा उसका बहुभाग नाम गोत्र में इक्वल ही जाएगा और फिर एक लास्ट भाग है वो आयु में। यदि 7 ही कर्म बनते हैं तो जो पहला बहुभाग था वो 7 में डिवाइड होगा, फिर इसी पद्धति से बहुभाग एक भाग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये मूल प्रकृतियों की बात है। अब उत्तर प्रकृतियों में किस तरह से होता है तो जिसका यानी ज्ञानावरण का जो उसका अपना समय प्रबद्ध उसमें बंटवारा हुआ था वो अभी किस में बंटवारा होगा 5 में। तो जो घाती कर्म है उसके लिए क्या करना है कि पहले अनंत का भाग देना। अनंत का भाग देकर जो एक भाग आया वो है सर्वघाती का द्रव्य। द्रव्य ने नंबर ऑफ परमाणु, द्रव्य कहने से यहाँ पुद्गल के परमाणु की संख्या, उसको द्रव्य कहते हैं। तो अनंतवा भाग वो सर्वघाती का द्रव्य है और अनंत बहुभाग जो रिमेनिंग है वो देशघाती का द्रव्य है। तो ज्ञानावरण में सर्वघाती का द्रव्य 5 में जाएगा। पहला बहुभाग किसमें मति ज्ञानावरण, जिसको हम जिस क्रम से हम नाम लेते हैं वैसे हीन क्रम से चला जाएगा। यानी पहले समान भाग करेंगे, एक भाग निकालो, समान भाग 5 में डिवाइड करो, फिर पहला बहुभाग मति ज्ञानावरण में, दूसरा बहुभाग शुद्ध ज्ञानावरण में, तीसरा बहुभाग अवधि ज्ञानावरण, इस तरह से उसको दे देना। जो देशघाती द्रव्य है, जो अनंत बहुभाग प्रमाण है, वो 4 में डिवाइड होगा, क्योंकि सर्वघाती द्रव्य देशघाती और सर्वघाती सभी प्रकृतियों में जाता है और देशघाती द्रव्य मात्र देशघाती प्रकृतियों में जाता है। यानी जो मति ज्ञानावरण है उसमें वो सर्वघाती वाला भी पोर्शन मिलेगा और देशघाती वाला भी पोर्शन मिलेगा। यानी उसकी ग्रैंड टोटल जितनी होगी उसको मति ज्ञानावरण का द्रव्य कहने में आएगा। इसी तरह दर्शनावरण में 9 प्रकृतियां हैं, तो सर्वघाती जो अनंतवा भाग है वो 9 में जाएगा और देशघाती जो अनंत बहुभाग है वो 3 में जाएगा। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शन, यानी उस 3 में सर्वघाती का द्रव्य भी है और देशघाती का द्रव्य भी है, तो वो भी हीन क्रम से चला जाएगा। स्त्यान वृद्धि को पहला बहुभाग, फिर इस तरह से
हम कहते जिस तरह से हमने नाम देते स्त्यान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रश्ला प्रश्ला, इस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमने देखा ज्ञानावरण में, मोहनीय में और दर्शनावरण में हीन क्रम से दिया जाएगा, फिर अंतराय में और नाम कर्मों में अधिक क्रम से, या कहना है तो उल्टे क्रम से दिया जाएगा। यानी अंतिम जो प्रकृति हम निर्माण की कहते हैं उसमें तो सबसे बड़ा बहुभाग जाएगा, फिर इस तरह से घटते क्रम से नाम में भी और अंतराय में भी। यहाँ तक देखा था। वेदिनीय तो आइदर और बनती है, साता बंदेगी तो उसमें पूरा भाग गया, असाता बंदेगी तो उसमें पूरा भाग गया। दो में डिवाइड नहीं होता है, जो बंध रहे उसमें चला जाता है। आयु भी कोई एक ही बंदेगी उसमें पूरा जाएगा। गोत्र भी या तो नीच गोत्र बंधेगा या उच्च गोत्र, उसमें पूरा का पूरा उसका जो समय प्रबंधन नाम इसका गोत्र का है वो पूरा उसके अंदर चला जाएगा। इस तरह से हमने मूल प्रकृतियों में विभाजन देखा था और उत्तर प्रकृतियों की भी बात देखी थी। अब नाम कर्मों में भी हमने देखा ना उल्टे क्रम से जाता है। यहाँ नाम कर्मों के कुछ बंध स्थानों की चर्चा चलेगी। हमने मोहिनी के देखे थे बंध स्थान। बंध स्थान का अर्थ ऐसे होते हैं एक समय में बंधने वाली नंबर ऑफ प्रकृतियाँ, वो प्रकृति रूप एक स्थान ऐसा कहेंगे। बंध स्थान का अर्थ क्या है? अभी मोहिनी के हमने देख लिए थे, आपको याद होगा। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में मोहिनी की प्रकृतियाँ कितनी है टोटल बंधने वाली? तो 26 है, परंतु 26 की 26 एट ए टाइम नहीं बनती। हाँ, उसमें से किसी को पुरुष वेद बंधेगा या स्त्री वेद या नपुंसक वेद, यानी 3 वेद में से 1 वेद और 2 युगल में से 1 युगल। बाकी मिथ्या तो भी बंधेगा, 16 कषाय भी, भयजुगुप्सा भी। और ऑप्शनली क्या है? हास्य रति या अरति शोक, और 3 वेदों में से कोई 1 वेद। तो इस तरह कितनी प्रकृतियां हैं बंध रूप? ये 22। इसको कहेंगे मोहनीय का 22 प्रकृति रूप एक स्थान। कौन से गुणस्थान में होते? तो पहले गुणस्थान में। मोहनीय के अनुसार ये सारे गुणस्थान के भेद पड़े हुए हैं, इसलिए प्रत्येक गुणस्थानों में अपनी अपनी विशिष्ट प्रकृतियों का वहाँ बंध होता है। अब दूसरे गुणस्थान में वहाँ मिथ्यात्व नहीं रहा, बंध उसकी बंध की विच्युति हुई है। आप कहेंगे नपुंसक वेद की भी हाँ हुई है, परंतु पहले 3 वेदों में से 1 बनता था, अभी 2 में से 1 बंधेगा। नंबर ऑफ प्रकृतियाँ 9 कषाय की अभी भी 5 ही बंधेगी, मिथ्या तो नहीं बंधेगा, परंतु अनंत अनुबंधी का बंध है। तो 16 कषाय हो गए और वहाँ 5 9 कषाय, क्योंकि 9 कषाय एट ए टाइम 5 ही बंधेगी। तो 16 और 5 21 का स्थान होगा। या हमको आसान है तो पहला 22 का एक बार जान लो, कितना कम होता है उसको माइनस करो। तो 22 के बाद एक मिथ्या तो कम करो तो 21 का हो जाएगा। तीसरे गुणस्थान में अभी अनंतानुबंधी नहीं रहा, तो अभी 21 में से 4 माइनस करो, 17 वाला बंध स्थान रहेगा तीसरे में भी और चौथे में भी। 17 में से क्या जाएगा? और 4 कषाय चले जाएंगे। फिर 5वें गुणस्थान में कितना होगा? 17 - 4 13 का बंध स्थान होगा। 6ठे 7वें में क्या होगा? अभी प्रत्याख्यानावरण भी नहीं बंधेगा, तो 13 में से और 4 माइनस करो, कितने रह गए? 9। तो 6ठे गुणस्थान में भी, 7वें गुणस्थान में भी, 8वें गुणस्थान में भी कितने का बंध होगा? 9 का। हाँ, इतनी बात है कि जहाँ अरति शोक नहीं बंधेगी तो हास्य रति बंधेगी, परंतु उसकी संख्या तो 5 की 5 रहेगी। इस तरह से वहाँ 4 संज्वलन और 5 9 कषाय बन रहे। उसके बाद जब वो हास्य रति भयजुगुप्सा की बंध विच्युति हो जाती है तब क्या रहेगा? अभी एक पुरुष वेद और 4 संज्वलन, 5 का बंध स्थान है। 9वें गुणस्थान में जब वो अभी वो हास्य रति वगैरह की बंध विच्युति हुई है तो अभी स्टार्टिंग में 5 का बंध है। जब वेद का उदय रुक जाता है तो वेद का बंध भी रुक जाता है। पुरुष वेद बंध रहा था, अभी वो रुक गया, 4 संज्वलन का बंध होगा, तो वो बंध स्थान कहेंगे 4 का बंध स्थान। क्रोध का रुक गया, फिर 3 का बंध स्थान, फिर 2 का बंध स्थान, और अंत में 9वें गुणस्थान के अंत में 1 का बंध स्थान। कौन सा? लोक, संज्वलन लोक का 1। ये हुए मोहनीय के बंध स्थान, इसको बंध स्थान कहेंगे। समय सार में तो हमने बहुत याद कर लिया। क्या?
क्या क्या लिया है? मैं वर्ण नहीं, मैं गंध नहीं, मैं स्पर्श नहीं, इतना इतना, मैं बंध स्थान नहीं, मैं उदय स्थान नहीं, मैं संकलित स्थान नहीं, मैं संयम स्थान नहीं, ये बहुत सारे क्या स्थान होते पता नहीं, पर मैं उस रूप नहीं हूँ। परंतु वो क्या है वो भी जानना पड़ेगा। उस रूप नहीं हूँ, क्योंकि ये सब पर्याय की अपेक्षा जो भेद है, परंतु शुद्ध जीव की अपेक्षा उसमें ये कुछ नहीं है, ये बात वहाँ पे। परंतु वो वस्तु स्थिति कुछ है कि नहीं चीज कि सर्वथा नहीं है। हाँ, जो है वो मेरे में नहीं है, ऐसा वहाँ पर है। तो पहले उसको खड़ा करो, फिर उसका निषेध करो। पहले उसको जानो, फिर वो क्या नहीं हूँ वो समझो, ऐसा होता है? जिसको जो वेद रहता है वो वेद अंतिम तक रहता है उसको वेद। हाँ, मनुष्य होके पुरुष होके उसको स्त्री वेद रह सकता है। हाँ, देखिए आपका वेद के बारे में प्रश्न है। एक है तो वेद का बंध और एक बात होती है वेद का उदय। वेद का बंध हमने देखा पहले गुणस्थान में तीनों वेदों का अल्टरनेटली होता है, अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में तीनों ही वेदों का बंध होते रहता है मिथ्या दृष्टि को। दूसरे गुणस्थान में नपुंसक वेद का नहीं है तो स्त्री वेद या पुरुष वेद बंधेगा। तीसरे गुणस्थान के ऊपर पुरुष वेद ही बंधेगा। कब तक? 9वें गुणस्थान के पहले भाग तक। अब बात है कि उदय की। उदय जिसको जिस वेद का, जैसे नारकियों में तो नपुंसक वेद का ही उदय है सबको, देवों में पुरुषों को पुरुष वेद का और स्त्रियों को स्त्री वेद का, भूमि में भी पुरुष है उनको पुरुष वेद का और स्त्रियों को स्त्री वेद का, यानी एवरेज जो जैसा है वैसा होता है। परंतु उल्टा पुल्टा कहाँ हो सकता है? तो कर्म भूमि के मनुष्य तीर्यंचों में, उसमें भी एवरेज या मेजॉरिटी क्या है? पुरुषों को पुरुष वेद है और स्त्रियों को स्त्री वेद है। उसका अर्थ क्या है? वो वेद का कार्य क्या है? वो सेक्सुअल अट्रैक्शन, समझो ना। तो पुरुषों को स्त्री के प्रति अट्रैक्शन है, वो पुरुष वेद का उदय है। अब कोई पुरुष होकर भी पुरुष के प्रति अट्रैक्शन है तो उसको कहेंगे वो स्त्री वेदी जीव है। यानी उसमें तीनों ही हो सकते हैं, द्रव्य से पुरुष, भाव से स्त्री, भाव से नपुंसक, या भाव से तो पुरुष हो ही सकता है। पर वो फिर भी 5वें के ऊपर जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल 9वें गुणस्थान तक जा सकता है। ये तो उसके कुछ विशेष कर्मों का वैसा ही उदय है, तो उसके उस भाव में वो उदय मिटने वाला नहीं है। अब उदय का अर्थ है हर समय वो ऐसे न्यूबॉर्न बेबी को या गर्भ के बच्चे को भी उसका वेद का उदय तो चल रहा है निरंतर, परंतु हम जिसको वो मैथुन रूप कार्य या वो जो बात करते हैं, जो परिणाम है, वो हर समय तो नहीं रहते हैं। उसका अर्थ वो ऊपर के गुणस्थानों में नहीं जाता, ये उसका अर्थ नहीं है। जैसे वो 5वें गुणस्थान में ब्रह्मचर्य वगैरह जो बातें हैं उसके भी होगी, यानी उसका ऐसा गलत अर्थ नहीं। उसके इंस्टिंक्ट्स बेसिकली क्या है, उसमें उसके परिणाम कैसे हो गए, क्योंकि उसमें कर्मों का निमित्त है, वो स्वयं वो उस रूप परिणमित हुआ है, पर वहाँ उसी कर्मों का उदय है, तो उसमें कोई मेडिसिन से कुछ करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बाह्य जो सर्जरी वगैरह करते हैं वहाँ पे द्रव्य वेद तो उसका जो था वो था, उसने उसमें सर्जरी से कुछ वेरिएशन कर दिया, इसलिए उसका वो वेद बदल गया ऐसा नहीं कहेंगे। भाव वेद तो वही का वही रहा, और द्रव्य वेद जो ओरिजिनली शरीर की रचना हुई थी वो तो उस निमित्त कर्म के निमित्त से जो हुई थी वैसी हुई थी। अब उसने कुछ चेंज कर दिया, जैसे वर्ण नाम कर्म के उदय से क्या है, वो बालों का वर्ण कैसा है, काला होगा, किसी का अन्य कोई होगा, तो उसने हमने सफ़ेद किया या लाल भी रंग दिया, तो थोड़े वो वर्ण नाम कर्म बदल गया उसका। नाम कर्म का जो उदय होगा वो वही होगा। उस जाति के परमाणु को ग्रहण किया है, बाद में जीवों ने उसमें कोई सर्जरी की, उसको कलर दिया, कुछ किया, परंतु उसको हम वो कर्म का उदय बदल गया ऐसा नहीं कहेंगे उसको। यहाँ तक बात है। अब हम उनको नाम कर्म के बंध स्थानों की बात देखेंगे। अभी तक हमने मोहिनी के बंध स्थान देखे, वो गुणस्थान के अनुसार होते हैं, और नाम कर्म के बंध स्थान, अभी नाम कर्म जो बांधने वाला है वो तो पंचेंद्रिय भी बांधेगा, एकेंद्रिय भी बांधेगा। जैसे पंचेंद्रिय जीव है मनुष्य और तिर्यंच, तो क्या वो पंचेंद्रिय का ही बंध करेगा कि एकेंद्रिय का भी कर सकता है? एकेंद्रिय की बस कर सकता है, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय का भी कर सकता है, तिर्यंच गति का भी कर सकता है, नरक देवगति का भी कर सकता है। परंतु ये कौन कौन से बंध कर सकता है, कौन कौन से पॉसिबल बंध स्थान है, उसको कहेंगे नाम कर्म के बंध स्थान। क्योंकि जीव हर समय ने एक एक समय में एक एक गति का बंध करा, ऐसा अर्थ नहीं है।
मान लेते हैं ना, अंतर्मूर्तक बंद करेगा, फिर उसके भाव पलट रहते तो दूसरे गति का बंद करेगा, कभी एकेंद्रिय का संबंधी बंद करेगा, कभी द्विंद्रिय जाति संबंधी बंद करेगा। जैसे उसके संक्लेश विशुद्धि के परिणाम है, वैसे उसके अलग अलग गतियों के, अलग अलग जातियों के बंध होते रहते हैं। मिथ्या दृष्टि है तो 6 संस्थान, 6 सनन, सभी 5 जातियाँ, 4 गतियाँ, सबका उलट पुलट करके बंध होते ही रहता है। तो उसमें ये बंध स्थान कौन कौन से पॉसिबल है, बंध स्थान में उनकी संख्या लेकर हम गिनाएंगे। जैसे तिर्यंच गति का बंध हो रहा है तो उसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो एकेंद्रिय के अपर्याप्त का भाव बंध करेगा तो उसमें कितनी प्रकृतियाँ होगी, एकेंद्रिय पर्याप्त संबंधी बंध करेगा तो कितनी प्रकृति होगी, अब एकेंद्रिय के साथ आतप उद्योत बांधेगा तो कितनी प्रकृतियों का बंध करेगा, देवगति या नरगति बांधता है तो उसकी कितना पैकेज मेरी भाषा में कितने का प्रकृतियों का है, उसको कहेंगे नाम कर्म के बंध स्थान। अंतर्मूर्त में बदलेंगे, हम उदय स्थान की बात नहीं कर रहे हैं। उदय स्थान की बात हम बाद में देखेंगे कि एट ए टाइम कितने कर्मों का उदय हो सकता है। देखो, नाम कर्म की प्रकृतियाँ 93 है, परंतु सभी की सभी एक साथ नहीं बनती है। जैसे एकेंद्रिय संबंधी बंध हो रहा है तो उसके पूरक प्रकृतियाँ उसके साथ बंधेगी, सभी तो नहीं बंधेगी। तो ये अभी यहाँ बताने वाले। देखो पेज नंबर है 212, 212। देखो नीचे से दूसरा पैराग्राफ, क्योंकि नाम कर्मों में बंटवारा कैसा होता है उसको देखना था। तो बंटवारा देखने के लिए कौन सी और कितनी प्रकृतियाँ बनती हैं उसका ये थोड़ी बात यहाँ बता रहे हैं। बाकी इसके बंध स्थानों की चर्चा और भी आगे आएगी। देखो, युगपत जिनका बंध होता है, युगपत है ना एट ए टाइम, ऐसा नाम कर्म का त्रयोविंशतिक यानी 23 का स्थान है, यानी 23 प्रकृति का बंध स्थान है। अब ये 23 प्रकृति के बंध स्थान में कौन कौन सी प्रकृतियाँ हैं जो एक साथ बनती है, मैंने बताया ना कि एकेंद्रिय का अपर्याप्त का बंध कर रहा है। तो एकेंद्रिय अपर्याप्त कौन सी पर्याय में हो सकते हैं, बादर में क्या सूक्ष्म में, दोनों में हो सकते हैं। तो उसमें आइदर बादर या आइदर सूक्ष्म, ऐसे 2 वेरिएशन हो सकते हैं। देखो प्रकृति है तो 23, किसी को बादर का किसी को सूक्ष्म का, इसमें भी और भी जो वेरिएशन होगी उसको कहेंगे भंग। स्थान अलग बात है, और भंग यानी प्रकृति के बदलने से जो कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उसको भंग कहेंगे। तभी हम ये 23 का स्थान देख रहे हैं यहाँ पर। देखो अभी हम पढ़ेंगे वहाँ, यानी ये 23 कौन कौन सी प्रकृति है जो एट ए टाइम बन रही है। तो तिर्यंच गति, एकेंद्रिय जाति, हमको मालूम नहीं, गति जाति शरीर, अभी उसके साथ कौन सा शरीर बंधेगा, तो औदारिक, तेजस और कारणा। एकेंद्रिय के साथ अंगोपांग बंधेगा कि नहीं बंधेगा, नहीं बंधेगा। तो झाड़ को होते हैं ना फल फूल शाखाएं अरे उसकी अवधारणा इतनी छोटी है, वो कोई उसके अंग उपांग नहीं है। हाँ, अनेक जीवों के शरीर जुड़ जुड़कर एक बड़ा स्कंद तैयार हुआ है। तो कहते हैं वो तो ओनली 3 शरीर, अंगोपांग नहीं उनके, संस्थान उनके घुंडक संस्थान ही रहता है। फिर वर्ण गंध रस स्पर्श, देखो ये ऑर्डर है, क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पहला बहुभाग स्पर्श में जाएगा, फिर रस में, फिर गंध में और फिर वर्ण में। इसलिए हम याद कैसे करते हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श, शुभ अशुभ दोनों आ गए उसके अंदर। तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु उपघात, परघात और उच्छ्वास नहीं लिए, क्योंकि पर्याप्त जीवों के ही वो परघात उच्छ्वास होते हैं, अपर्याप्त जीवों के नहीं होते, इसलिए इसको छोड़ दिया। सूक्ष्म स्थावर, स्थावर सूक्ष्म और अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशस्कृत्य और निर्माण, इन 23 प्रकृतियों का बंध मनुष्य और तिर्यंच मिथ्या दृष्टि जीव करते हैं। हाँ, इसमें अभी ये साधारण के बदले प्रत्येक भी हो सकता है, जैसे पृथ्वी का एक भी अपर्याप्त हो गया, तो उसमें भी साधारण या प्रत्येक वाला भंग अलग अलग होगा, बादर या सूक्ष्म वाला भी अलग अलग हो सकता है। तो उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ तो केवल 23 का स्थान है, उसमें प्रदेशों का बंटवारा कैसा होगा ये अभी बताएंगे। तो लास्ट में किसका नाम लिया, निर्माण का।
अभी इनका जो ये बंध होता है उसका बंटवारा बता रहे। तो पहले मूल प्रकृतियों के बंटवारे में जो नाम कर्म का द्रव्य कहा, कैसे कहा था? पहले तो 8 समान भाग किए थे। पहला बहुभाग वेदनीय में, दूसरा बहुभाग मोहनी में, तीसरा बहुभाग ज्ञानावरण दर्शन और अंतराय में, चौथा बहुभाग नाम और गोत्र में इक्वल। तो वहाँ जो नाम के खाते में उसके हिस्से में जो बंटवारा आया था वो अभी इनमें बटेगा 23 में। वो किस तरह से बटेगा वो बता रहे। उसको इन्हें नाम का जो अपना द्रव्य उसको आवली के असंख्यातवें भाग का भाग देकर एक भाग जुदा रखना, जैसे हमने पहले देखा था। बहुभाग के 21 भाग करना। 23 प्रकृतियां बनती और 21 भाग क्यों करना? हाँ हाँ, ना वर्णगंध रस स्पर्श नहीं। हमारे रोज के जो स्वाध्यायी वही बता सकेंगे, आप नहीं बता सकते। बहुत अच्छा। शरीर नाम कर्म में एक भाग चला जाएगा। औदारिक, तेजस और कारमान 3 में मिलकर एक भाग जाएगा। एक भाग के बाद में 3 बंटवारे हो गए। अच्छा है, आपने पहले सुना था? नहीं, वेरी गुड। देखो ये कर्णानुयोग में तो केवल हाँ कॉमन सेंस होता है। जहाँ 23 का बंटवारा है, शरीर नामक तीनों का जो ग्रुप है ना, औदारिक, तेजस, कारमान, उसमें एक भाग जाएगा। ये 3 के बदले 1 गया, 2 कम हो गए ना, तो 21 में बंटवारा होगा इक्वल। अब पहला बहुभाग, बाद में जो एक भाग बचा है उसका फिर बहुभाग एक भाग बहुभाग एक भाग करेंगे। तीनों शरीरों को मिलकर एक भाग जाएगा पहले में पहले, बाद में वो एक भाग के 3 भाग बाद में हो गए। तो एक एक समान भाग एक एक प्रकृति को देना। एक भाग जुदा रखा और इक्वल 21 भेद किए, हर एक को एक एक पार्ट दिया। 23 प्रकृतियों का बंध था। उनमें से औदारिक, तेजस, कारमान, ये 3 प्रकृतियां शरीर नामक पिंड प्रकृति में आ गई। और पिंड प्रकृति में एक एक प्रकृति का ही बंध है, इसलिए 21 भाग किए। समझ में आई बात? जो एक भाग रहा अभी फिर उसको उसी प्रतिभाग यानी उसी आवली के असंख्यातवें भाग से भाग देना। बहुभाग अंत में कही हुई निर्माण प्रकृति को देना। हमने जिस ऑर्डर से प्रकृतियों के नाम लिए थे, नाम के बारे में, अंतिम को पहला बहुभाग देना, फिर एक भाग का बहुभाग, फिर किसका नाम लिया था? अयशस कीर्ति का। ये 23 के स्थान में अयशस कीर्ति के सारे अशुभ अशुभ प्रकृतियां बन गई। आप देखो जहां हमने 23 नाम लिखे थे ना, उसमें देखो अंत में क्या था? निर्माण था। उसके पहले उसके पहले अनादि, उसके पहले दुर्भग। इस तरह से उसको जो एक भाग बचता है उसका बहुभाग देना, फिर एक भाग बचता है उसका बहुभाग देना। इस तरह से अंतिम भाग किसको मिलेगा? हाँ, किसको? मगर उसका नाम क्या था? तिर्यंच गति। समझ में आती ना बात? यही यहाँ लिया है। देखो देखो, एक प्रतिभाग का भाग देकर बहुभाग अयशस कीर्ति को देना, एक भाग का प्रतिभाग अनादेय को देना। ऐसे जो जो अवशेष रहता गया उसका बहुभाग बहुभाग करते करते उल्टे क्रम से देते हैं। लास्ट अंतिम जो एक भाग बचेगा वो तिर्यंच गति को दे देना। अभी तीसरा पैराग्राफ देखो। जैसे 23 का बंध का उदाहरण दिखाया, ये तो फॉर एग्जाम्पल दिखाया, वैसे ही जहाँ 25 का युगपद बंध होता है। अब ये 25 किसका होता है वो क्या, ये यहाँ अधिक चर्चा नहीं है, परंतु जो एकेंद्रीय पर्याप्त का बंध होता है वहाँ 25 प्रकृतियाँ बनती हैं। परघात उच्छ्वास भी बंधेगा वहाँ पर, तो वहाँ 25 प्रकृतियाँ बंधेगी। या वो 25 का स्थान द्विंद्रियादि अपर्याप्त को भी होता है, उस चर्चा अभी नहीं करनी है अपने को, तो उसमें भी उल्टे क्रम से ही दिया जाएगा। जहाँ ऊपर के गुण स्थानों में, अभी ये जरा पूरा पढ़ लेते हैं, ये ऊपर का पैराग्राफ। जहाँ जैसे 23 का बंध का उदाहरण दिखाया, वैसे ही जहाँ 25 का युगपद बंध होता है वहाँ इसी तरह 25 का बंटवारा जानना। तो 25 का बंटवारा कितने में होगा? 23 में होगा। इसी तरह 26 यानी एकेंद्रिय आतप सहित या उद्योत सहित होता है। 28 देवगति या नरगति का होता है। 29
अभी उसमें अलग अलग है, मनुष्य तिर्यंच का होगा या देव के साथ तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी तब भी हो सकता है। यहाँ 31 भी एक शब्द डालो, क्योंकि 30 का भी एक बंध स्थान होता है और 31 का भी बंध स्थान होता है। पर यहाँ एक विशेषता है, जहाँ आहारक शरीर भी बंध रहा है, आहारक शरीर बंध रहा है तो कौन से गति के साथ बनता है? मनुष्य बांध रहा है। आहारक का कौन बंद करता है? 7वें 8वें गुणस्थान वाले। उस समय कौन सी गति बांध रहे? देवगति। तो देवगति का तो 28 का ऑर्डिनरी था, देवगति के साथ तीर्थंकर प्रकृति बंधेगा तो 29 का होगा। तीर्थंकर नहीं बंधी, आहारक का बंधा तो 30 का होगा। 28 + 2 30 हो जाएगी ना, और दोनों बंधेंगे तो 31 का होगा। तो मेरा ये प्रश्न है, जब आहारक शरीर का बंध कर रहा है, 30 वाला स्थान है, 28 का स्थान था तब 26 में बंटवारा हो रहा था, वैकिरिक तेजस कारमान में 1 जा रहा था। अभी जब 30 बांध रहा है, आहारक शरीर भी बांध रहा है और अंगोपांग भी बांध रहा है, तो कितने में बंटवारा होगा? वो भी 26 में जाएगा। क्यों? 4 शरीर का 1 और वैकिरिक अंगोपांग और आहारक अंगोपांग का 1, यानी उसमें भेद ज़्यादा नहीं हुए उसके। वो पहले 3 शरीर में बंटता था, ये भी 4 शरीर में बटेगा। वो पहले 1 अंगोपांग में जाता था, अभी 2 अंगोपांग में जाएगा। तो इस तरह से उसका बंटवारा होगा। अब उसके नीचे की करेगा, जहाँ ऊपर के गुणस्थानों में नाम कर्म के एक यश कीर्ति का ही बंध है। हमने देखा ना, बंध की विच्छित्ति होती है बाकी 30 की, बाद में अकेली एक यश कीर्ति बनती है। वहाँ सर्व ही नाम कर्म का द्रव्य उस एक प्रकृति को ही देना। अभी पूरा का पूरा बंटवारा यश कीर्ति में चला जाएगा। समय प्रबंध का जो 7वां भाग, अभी यहाँ तो आई नहीं बनती है, तो जब यश कीर्ति का बंध हो रहा है, कहाँ बंध शुरू हुआ? 8वें के 6ठे भाग में 30 की बंध विच्छित्ति हुई। अब अकेली यश कीर्ति बंध रही है, यहाँ आयु तो नहीं बंध रही। तो सभी जो पूरा समय प्रबंध के 7 भाग हो गए, नाम कर्म में 7वां भाग चला जाएगा और नाम कर्म का पूरा हिस्सा यश कीर्ति में जाएगा। ये उसका अर्थ है। हाँ, कोई रीजन नहीं, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। रीजन कोई नहीं है, कहाँ क्या होता है, किस रूप से जाता है, बस उसका कथन किया जाता है। पुनश्च उपरोक्त स्थानों में जिनका युगपद बंध होता है, उन पिंड प्रकृतियों के भेदों का बंटवारा एक पिंड प्रकृतियों के द्रव्य में अधिक अनुक्रम से जानना। अधिक अनुक्रम से यानी औदारिक तेजस कारमान, तो बहुभाग पहला कारमान में जाएगा, फिर तेजस में, फिर औदारिक में। शरीर का जो बंटवारा, शरीर में 1 भाग आया ना, तो 1 भाग का बंटवारा 3 शरीरों में कैसा जाना है? हम नाम कैसे लेते? औदारिक तेजस कारमान, तो उल्टे क्रम से उसमें कारमान में बहुभाग, फिर दूसरा बहुभाग तेजस में और तीसरा 1 भाग औदारिक में, इस तरह से जाएगा। यही नीचे लिखा देखो, जैसे त्रयोविंशतिक यानी 23 वाला स्थान में एक शरीर नामक पिंड प्रकृति, पिंड प्रकृति जहाँ 1 से अधिक प्रकृतियाँ है उसको पिंड प्रकृति की 3 भेद पाए जाते हैं। वहाँ शरीर प्रकृति के बंटवारे में जो द्रव्य आया उसको प्रतिभाग का भाग देकर, ये अपना अवली का असंख्यात्वा भाग जिसको हमने 9 से भाग दिया था, उसी संख्या से भाग देते जाओ। 3 भाग करके एक एक समान भाग तीनों को देना। पहले तो समान का बंटवारा किया, फिर 1 भाग का बहुभाग पहले किसको देंगे? कारमान को, फिर 1 भाग का बहुभाग तेजस को, 1 भाग रहा वो औदारिक। ओरिजिनली तो तीसरा भाग था ही था, उसमें ये और ऐड करना। इस तरह से बंटवारा होगा। अभी नेक्स्ट पेज आते हैं, 214 पर आना। ये तो हमने उन्होंने उसमें संदृष्टि बना के बताए जो हमने सब देख लिए थे। अभी जो प्रदेशों में कुछ विशेष बातें बताते हैं, शादी वगैरह, 215 पेज निकालना दे। मूल प्रकृतियों के उत्कृष्ट आदि प्रदेश बंधों में शादी आदि विशेष कहते हैं।
हमने देखा था ना, जो प्रदेश बंध में उत्कृष्ट प्रदेश बंध होगा या अनुत्कृष्ट होगा। पहले आपको याद है हमने सभी में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट भेद लगाए थे, भूल गए? आपके पास चार्ट है ना, 5 नंबर का निकालो। देखो वहाँ हमने प्रदेश बंध और स्थिति बंध और अनुभाग बंध के पहले 4 भेद किए थे। कौन से? उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट, और जघन्य अजघन्य, इस तरह से। तो यहाँ प्रदेश बंध में उत्कृष्ट का अर्थ क्या है? अधिक प्रदेशों का बंध हो रहा है। वो कब होगा? योग ज्यादा होगा तो। और कब होगा? कम प्रकृति का बंध होता है तो अधिक बंटवारा मिलेगा उसको। तो मूल प्रकृतियों में सबसे कम प्रकृतियों का बंध कब होता है? वो तो 11वें 12वें वाली उसको नहीं लेना, 10वें तक लेना। 10वें में कितनी प्रकृतियां बन रही है? 6। तो प्रत्येक में 1/6 जाएगा ना, कुछ कम अधिक 1/6 जाएगा। और उसके नीचे के गुणस्थानों में 7 बन रही है, और जब आयु बनती है तब 8 बनेगी। तो सबसे अधिक प्रदेश बंटवारा कब होगा मूल प्रकृति में? जब 6 प्रकृति का बंध हो रहा है। ये उसका अर्थ होता है, यही कह रहे। देखो तो अभी जो उत्कृष्ट की बात है, उत्कृष्ट बंध कब होगा? 10वें में। तो क्षपक 10वें में, क्या औपशमिक 10वें में? क्यों क्षपक में? हाँ, क्षपक में ज्यादा क्यों? विशुद्धि ज्यादा से योग से क्या संबंध है? योगों की चंचलता है ना, चंचलता, तभी तो बंध हो रहा है। विशुद्धि से योग का कोई संबंध नहीं है। अरिहंत भगवान को भी अधिक योग हो सकता है। पंचेंद्रियों के योग जो जघन्य से उत्कृष्ट के भेद है, वो हम आपको भी हो सकते हैं, अरिहंत भगवान को भी हो सकते हैं। योगों में कोई वो परिणामों की चंचलता वो योग में नहीं है, वो योग के कारण नहीं है। योग का हीनाधिकपणा कभी भी हो सकता है, वो गुणस्थान के अनुसार नहीं होता है, और वहाँ वो विशुद्धि से भी कुछ मतलब नहीं है। वो संक्लेश और विशुद्धि, वो कषाय के निमित्त से वो स्थिति और अनुभाग में उसका वेरिएशन होगा। परमाणु ग्रहण करने में कोई वेरिएशन नहीं होगा उसका। ख्याल में आई बात? हाँ। तो यहाँ क्या कहते हैं, देखो जो हमने तो उत्कृष्ट कहाँ होता है, तो 10वें गुणस्थान में। तो 10वें गुणस्थान में 6 ही प्रकृतियां बन रही है। तो उपशम श्रेणी वाले को बन रही है कि क्षपक श्रेणी को बन रही है? दोनों को बन रही है। तो प्रदेश बंटवारा वहाँ पर भी 10वें गुणस्थान में भी योग हीनाधिक होगा। जिसको उत्कृष्ट योग होगा और 6 प्रकृतियों का बंद कर रहे हैं, उसके उत्कृष्ट प्रदेश मिलेंगे उसके खाते में। तो देखो अभी वो सादी होगा कि अनादि होगा? जब 10वें में जाएगा तब उत्कृष्ट बंध होगा। तो सादी होगा कि नहीं? क्या अनादि होगा? सादी पहले कभी नहीं था, अनादि से अनुत्कृष्ट ही था, क्योंकि अनादि से कभी 7 कभी 8 प्रकृतियां बंधी थी। अब जाके वो 10वें गुणस्थान में आया तो 6 का बंद कर रहा है, तब जाके उत्कृष्ट होगा। तो उत्कृष्ट कैसे रहेगा? वो सादी रहेगा। तो सादी रहेगा तो अभी ध्रुव कायम रहेगा उसमें, क्या चलेगा ऊपर और बंध का अभाव करेगा। तो सादी हो जाएगा और क्या करेगा? अध्रुव कर देगा। देखो अभी यहाँ देखते हैं ज्ञानावरण, ये गाथा की टीका। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 6 प्रकृतियों का, ये कैसे 10वें में केवल ये 6 बन रही है। तो 10वें में उसका उत्कृष्ट है। तो 10वें के पूर्व में कैसा था? अनादि से अनुत्कृष्ट था। उत्कृष्ट के साथ केवल अनुत्कृष्ट को देखना, जघन्य अजघन्य की बात उसके साथ नहीं करना। तो वो अनुत्कृष्ट जो प्रदेश बंध था वो कैसा है? सादी भी हो सकता है। सादी कैसे हो सकता है? 10वें वाला उपशम श्रेणी वाला 9वें में आएगा तो शादी करेगा। अनादि से अनुत्कृष्ट था, 10वें में गया तो उत्कृष्ट हुआ, फिर उपशम श्रेणी से नीचे आया, 9वें में आया, हाँ हो गई अनुत्कृष्ट की। तो ये साधी भी है, अनादि भी है, क्योंकि अनादि से तो अनुत्कृष्ट तो था ही था। ध्रुव है कि अध्रुव है? अनुत्कृष्ट ध्रुव कब रहेगा? अभोग्यों के लिए, वो कभी श्रेणी चढ़ने ही वाले नहीं है। और अध्रुव
अभी जो श्रेणी चढ़ के चले जाएंगे उनके लिए अध्रुव। भेद से 4 प्रकार का है। अब इन 6 के अवशेष उत्कृष्ट, उत्कृष्ट कैसे होगा? अनादि से नहीं था तो उसको कैसा कहेंगे? सादी। क्या कायम रहने वाला है? नहीं, तो अध्रुव। तो सादी और अध्रुव हो जाएगा। वैसे ही अजघन्य और जघन्य भी कैसे हो गए? सादी और अध्रुव। मोहिनी और आयु का उत्कृष्ट आदि चारों ही प्रकार का प्रदेशबंध सादी और अध्रुव के भेद से 2 प्रकार का है। क्योंकि मोहिनी का उत्कृष्ट कब होगा? मूल प्रकृति में उत्कृष्ट है। हाँ, मोहिनी तो 10वें में नहीं बनती, तो मोहिनी का बंध या तो 7 के साथ होगा या 8 के साथ होगा। 7 के साथ बनते तो ज़्यादा आएगा, 8 के साथ है तो उसमें कम बंटवारा होगा। और आयु का 8 ही का बंध है, तो उसमें उसको उत्कृष्ट कब मिलेगा? जब योग ज़्यादा होगा तब मिलेगा। इस तरह से उसको सोचना है। इसलिए उसमें सादी और अध्रुव ऐसे 2 ही बताए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे उन्होंने जो उत्तर प्रकृतियाँ होती है ना, उसमें भी बंटवारा बताया। देखो, क्योंकि उत्तर प्रकृतियों में किसकी कितनी बनती है उसकी बात वहाँ होती है। वैसे किसी किसी तो फिक्स है, परंतु नाम कर्म है मोहिनी में, उसमें हीनादिक होगी। जहाँ ज़्यादा प्रकृतियाँ हैं तब कम द्रव्य मिलता है, जहाँ कम प्रकृतियाँ बनती है वहाँ बंटवारा ज़्यादा हो जाता है। इस तरह उसका अर्थ लेना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, उत्कृष्ट प्रदेशबंध होने की सामग्री 216 पेज पर आना। यानी उत्कृष्ट प्रदेशबंध कब हो सकता है, उसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं? जो जीव उत्कृष्ट योग से संयुक्त हो। उत्कृष्ट योग किसके होता है? क्योंकि योग के जो वेरिएशन, अभी हमारा योग का अभ्यास नहीं हुआ है, परंतु एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक की बात हम देखते हैं, तो संगी पंचेंद्रियों के उत्कृष्ट योग हो सकता है। एकेंद्रियों के द्विंद्रियों को उस मात्रा में कम होगा, ये उसका अर्थ होता है। अब योग में भी 3 जो अलग अलग टाइप के योग है हम देखेंगे। इसको कहते हैं उपपाद योग, यानी जन्म के पहले एक समय के लिए, उसके बाद जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी होती है तब तक वो योग असंख्यात गुना प्रति समय बढ़ता है। उसको कहते हैं एकांत अनुवृद्धि योग। और बाद में या बढ़ेगा या कम होगा, स्थिर रहेगा, उसको कहेंगे परिणाम योग। तो पहले में पहले सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सारे के उपपाद योग जो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा असंख्यात गुना होता है। तो पंचेंद्रियों का जितना उपपाद योग है संगी पंचेंद्रिय का, उससे भी एकेंद्रिय का एकांत अनुवृद्धि का जो जघन्य प्रकार है वो भी असंख्यात गुना है। यानी वो किस समय उसका योग हो रहा है इस पर निर्भर है। फिर उसके भी सारे अल्पभूत बताएंगे किससे कौन सा ज़्यादा है। फिर परिणाम योगों का नंबर लगेगा। फिर एकेंद्रिय से जो हमने 14 जीव समास देखे थे उनके क्रम से वैसे वैसे भेद बताए। पर सर्वोत्कृष्ट जो परिणाम योग का जो मैक्सिमम योग किसके हो सकता है? संगी पंचेंद्रिय जीव के होगा। पर संगी पंचेंद्रिय है इसलिए हर समय उत्कृष्ट योग हो रहा है ऐसा नहीं है। संगी पंचेंद्रियों में योगों का वेरिएशन होगा, क्योंकि जिस शरीर नाम कर्म के उदय में हो रहा है उसका भी हीनादिक अनुभाग का उदय होगा, तो वैसे वैसे परिणाम से वो योग नहीं बदलता है, उसमें नाम कर्म का उदय निमित्त है। तो अपने आप ये सहज रूप से योग भी हीनादिक हो सकता है, ये उसका अर्थ है। और वो किसी भी गुण स्थान में होता है। 10वें में है इसलिए उत्कृष्ट योग हो गए, जघन्य, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। यानी वो संगी जीव के लिए जो वेरिएशन है उसमें भी कोई भी योग वहाँ पॉसिबल है। जब हमको उत्कृष्ट प्रदेश बंध की बात करनी है तो हम कहेंगे उत्कृष्ट योग वाले को होता है, हर जीव को नहीं होगा वहाँ पर। हाँ देखो, तो उत्कृष्ट योग से संयुक्त हो, संगी हो, क्योंकि संगी को ऐसे भी योग ज़्यादा होता है। पर्याप्त हो, क्योंकि संगी जीवों की अपर्याप्त अवस्था में योग ही कम है, क्योंकि वहाँ वो उपपाद योग होगा या एकांत वृद्धि वाला होगा, यानी वो कम होता है। अब भावमन और द्रव्यमन की कहाँ चर्चा आई यहाँ पर? संगी को जो पॉसिबल योग है
यानी जितना वो शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाला योग है वो वहाँ होता है। मन की बात ही नहीं है। हाँ, आपको द्रव्य योग या भाव योग कहो तो ठीक है, द्रव्य मन या भाव मन नहीं करना है। संगी की अपेक्षा से जो है उसकी जो शक्ति जो है, तो द्रव्य योग किसको कहेंगे और भाव योग किसको कहेंगे? हाँ, और भाव योग दोनों जीव के ही है। भाव योग भी जीव का है, द्रव्य योग भी जीव का है। जो भाव योग है वो शक्ति है और जो द्रव्य योग ये कंपन है, दोनों ही आत्मा में ही होते हैं। तो कि जिसके थोड़ी प्रकृतियों का बंध होता हो वह उत्कृष्ट प्रदेश बंध करता है। हमने देखा ना, जहाँ कम प्रकृतियां बनती है वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। जघन्य प्रदेश बंध, जघन्य प्रदेश बंध यानी कम से कम प्रदेश उसमें आएगा। कब? योग जघन्य होगा। अब अन्य उपपाद योग होगा या एकेंद्रियों के होगा, तब उसके प्रदेशों की संख्या कम आएगी, समय प्रबद्ध छोटा होगा। तो जघन्य योग से युक्त हो। असंगी, असंगी तो एकेंद्रियों से सारे असंगी पंचेंद्रिय तक असंगी है, तो हम एकेंद्रिय को ले सकेंगे वहाँ पर। अपर्याप्त हो, बहुत प्रकृतियों को बांधने वाला हो, वह जघन्य प्रदेश बंध करता है। बहुत प्रकृतियों को, जैसे नाम कर्म की है, नाम कर्म में कभी 23 का बंद करेगा, कभी 25 का करेगा, है स्वयं एकेंद्रिय जीव, परंतु वो पंचेंद्रिय तिर्यंश का उद्योग सहित 30 का भी बंद कर सकता है। तो जहाँ अधिक प्रकृतियाँ बांधता है वहाँ जघन्य प्रदेश बंध होता है। बस इतना ही कहना, नहीं समझे? किसी के 8 पुत्र है तो उसकी जो संपत्ति कितने में बंटवारा होगी? 8 में। और किसी के 3 ही है, 3 में जाएगा, और अकेला होगा तो वो कैसे झट झट समझता है ना। प्रकृति में ऐसा ही है। हाँ, पैसे में देखो, ये मूल प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामित्व, यानी ये ज्ञानावरण का उत्कृष्ट प्रदेश बंध कब है, दर्शनावरण का कब है, इसको कहेंगे उसका स्वामित्व, यानी कौन जीव कर सकता है उसकी बात है। देखो, आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध को, आयु कर्म का बंध होता है तो कितनी प्रकृतियां बनती है? मूल प्रकृति 8 बंधेगी ना, 8 में डिवीजन हो जाएगा। हाँ, तो वो प्रदेश यानी आयु का बंध कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से गुणस्थान में होता है? पहले, हाँ, तीसरे में नहीं होता, पहले में होता है, दूसरे में, तीसरे में नहीं, पहले में, दूसरे में, चौथे में, हाँ, फिर 5वें में, 6ठे में, 7वें में, आगे नहीं। तो कहते कि 6 गुण स्थानों में करता है। अभी यहाँ जो मूल ढूंढारे में लिखा था और उसकी ट्रांसलेशन किया है, पर उसको जरा करेक्शन करना। देखो, मैं अभी ठीक तरह से पढ़ दी हूँ। आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध को, यहाँ लिखा था 6 गुण स्थानों को उल्लंघ कर अप्रमत्त गुण स्थान वर्ती करता है, वो बराबर नहीं है। इसमें ऐसा होना चाहिए 6 गुण स्थानों में करता है। 6 गुण स्थानों का अर्थ क्या है? पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, कहीं पर भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि पहले गुण स्थानवर्ती ज्यादा करेगा, क्यों? उसका उत्कृष्ट योग कहीं पर भी हो सकता है। 8 प्रकृतियों में विभाजन हो रहा है। अब कौन सा क्राइटेरिया रहा? जहाँ उत्कृष्ट योग होगा वहाँ उत्कृष्ट बंध होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड, मोहनीय का उत्कृष्ट प्रदेश बंध। अभी 9 के गुणस्थान को पाकर अनिवृत्ति गुणस्थानवर्ती करता है, वो जरा करेक्शन करना उसको। तो कहते हैं मोहनीय का उत्कृष्ट प्रदेश बंध। तो मोहनीय का जब बंध हो रहा है, तो मोहनीय का बंध हो रहा है, तब उत्कृष्ट कब होगा? जब 7 कर्म बनते हैं या जब 8 कर्म बनते तब होगा? 7 बनते। तो 7 कर्मों का बंध कौन कौन से गुणस्थान तक होगा? आयु नहीं बनती तब लेना ना, कौन से गुणस्थान में हो सकता है? 9वें तक हो सकता है। मोहनीय का बंध कहाँ तक है? 9वें तक है। और वो आयु नहीं बन रहा है तब की बात करना। तो मोहनीय का उत्कृष्ट बंध कहाँ होगा? पहले से 9वें तक होगा।
यहाँ जरा वाक्य रचना बदलनी है, तो मैं अभी सही ठीक तरह से पढ़ती हूँ कि मोहनीय का उत्कृष्ट प्रदेश बंध 9वें गुणस्थान तक के गुणस्थान वर्ती करता है, ऐसा चाहिए। ये को पाकर वगैरह लिखा है ना, वो बात निकाल देना। ये ढूंढारी में था ऐसा ही लिखा है, परंतु वो सही मैं आपको अपनी ओर से बता रही हूँ आपको। यानी पहले से 9वें तक कहीं पर भी मोहनी का उत्कृष्ट प्रदेश बंध हो सकता है। उसके उत्तर प्रकृतियों की बात नहीं चल रही है, मूल प्रकृति पूरा मोहनी का द्रव्य हम देख रहे हैं। उत्तर प्रकृतियों की बात करनी है तो जहाँ एक का बंध हो रहा है संज्वलन लोभ का, वहाँ उसमें उत्कृष्ट जाएगा। हम पूरे मोहनी की बात कर रहे हैं। और बाकी जो है आयु और मोह को छोड़कर बाकी 6 का उत्कृष्ट प्रदेश बंध कौन करेगा? 10वें गुणस्थान में, क्यों वहीं पर 6 प्रकृतियां बनती हैं। बाकी अब तक 10वें तक क्या होगा? अनुत्कृष्ट होगा, उत्कृष्ट नहीं होगा, ये उसका अर्थ होता है। अब यहाँ उत्तर प्रकृतियों के बारे में कह रहे हैं, देखो नेक्स्ट पेज पर 217 पेज पर हमको देखना है उत्तर प्रकृतियों के बारे में। टीका पढ़ेंगे वहां पर। 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण। ये नामकरणों की बात हो गई क्या? अच्छा, वो बाद में बताएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, यश कीर्ति, उच्च गोत्र, 7 वेदनीय, इन 17 प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध सूक्ष्म सांप्राय में होता है। ऐसा क्यों कहा? एक तो उसमें 6 में डिवीजन, तो ज्ञानावरण का उत्कृष्ट है और वही 5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 5 को सेपरेट करेंगे तो यहीं पर उसका उत्कृष्ट बंध होगा। यहाँ 4 दर्शनावरण ही बंध रही है, तो पहले दर्शनावरण का मैक्सिमम मिल रहा है, वो ये 4 में बंटवारा होगा। अंतराय 5 यहीं पर बन रही है, पर वो छठे भाग का 5 में डिवीजन होगा। इसलिए यहाँ पर जो मूल 6 प्रकृतियाँ बन रही है, उसकी जो यहाँ उत्तर प्रकृतियाँ बन रही है, उनका यहाँ कथन है। नाम कर्म की कौन सी बन रही है यहाँ? अकेली यश कीर्ति, और गोत्र की भी उच्च गोत्र ही बन रहा है, पर 6 में से उसका पूरा मिल रहा है। और 7 वेदनी, तो यहाँ वेदनी की 7 वेदनी ही बन रही है। इन 17 प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध सूक्ष्म सांप्राय में होता है, परंतु सूक्ष्म सांप्राय में हर समय उत्कृष्ट नहीं हो रहा। 6 तो बन रही है, परंतु उत्कृष्ट कब होगा? जब उत्कृष्ट योग होगा तब ये उसकी कंडीशन उसमें लागू हो जाती है। पर होगा तो कहाँ होगा? 10वें में होगा। पुरुष वेद और संज्वलन 4, इन 5 का अनिवृत्तिकरण में होता है। क्या कहा? अनिवृत्ति यानी 9वां गुणस्थान। 9वें गुणस्थान में मूल प्रकृतियां कितनी बन रही है? 7। तो मोहनी में 7वां भाग आएगा। ये 7वें भाग के 2 भाग करेंगे, एक कषाय में जाएगा, एक 9 कषाय में जाएगा। तो पुरुष वेद को मैक्सिमम यहीं पर मिलेगा, क्योंकि इसके नीचे 5 का स्थान है नहीं, कम तक 9 का वगैरह था, उसमें ज़्यादा में बंटवारा हो जाता। तो यहाँ पुरुष वेद को मिलेगा और संज्वलन 4 को मिलेगा। पर संज्वलन 4 को एट ए टाइम नहीं लेना। यहाँ संज्वलन क्रोध को कब मिलेगा? देखो, पुरुष वेद को कब मिलेगा? 5 का बंध स्थान था तब, क्योंकि बाद में पुरुष वेद बनता नहीं है। जब 4 बन रहे हैं तो संज्वलन क्रोध को मैक्सिमम मिलेगा। उस समय मान माया लोभ को कम मिलेगा, क्योंकि जब क्रोध बन रहा है तो सभी को 4था भाग मिल रहा है। जब क्रोध का बंध रुक जाएगा, मान माया लोभ, तो अभी मान को कितना मिल रहा है? 1/3 मिल रहा है। जब मान का बंध रुक जाएगा, माया और लोभ बन रहे हैं, तो माया को हाफ मिलेगा, और जब अकेला लोभ बन रहा है तो पूरा का पूरा मिलेगा। इसलिए एक ही समय पर वो 4 को उत्कृष्ट नहीं मिल रहा है, अलग अलग जगह पर उत्कृष्ट मिल रहा है। परंतु कहाँ मिल रहा है? तो 9वें गुणस्थान। बंटवारा होगा वैसा ही, परंतु वो बहुभाग 1 भाग वाला होगा।
पहले में 4 समान भाग तो हो गए, बाद में वो उस पद्धति से उसका बंटवारा होगा। बंटवारा हमेशा उसी पद्धति से होगा। देखो आगे बढ़ते, प्रत्याख्यान 4 कषायों का देश विरत में होता है। तो प्रत्याख्यानावरण का बंध कहाँ कहाँ है? हाँ, पहले से 5 में। परंतु पहले में कितने में प्रकृतियों में बंटवारा होगा? 22 में। और 5वें में 13 में। तो ज़्यादा मिलेगा ना वहाँ पर, इसलिए 5वें गुणस्थान में कहा। अप्रत्याख्यान 4 कषायों का असंयत में, क्योंकि पहले से चौथे तक बनती है, पर पहले में तो 22 में बंटवारा होगा और चौथे में 17 में बंटवारा होगा। हास्यादि षठ 9 कषाय, निद्रा प्रचला, तीर्थंकर, इन 9 का उत्कृष्ट प्रदेश बंध सम्यक दृष्टि करता है। क्यों सम्यक दृष्टि करता है? अरे पहले गुणस्थान में 22 में जाता था और फिर 21 में जाता था, 17 में, तो यहाँ तो कषाय और 9 कषाय में समान डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो 9 कषाय का हिस्सा उसमें आ जाएगा, इसलिए सम्यक दृष्टि करता है कहते हैं। वैसे तो हास्य रति को 8वें हास्य रति वह जुगुप्सा 8वें में 5 में बंटवारा, उसमें तो समान आएगा ही आएगा वहाँ पर। कषाय और 9 कषाय में आधा आधा जाएगा, आधे का 5वां हिस्सा मिलेगा वहाँ पर उनका। परंतु अन्य प्रकृतियों में और जो बंटवारा हो रहा था वो नहीं हो रहा है। मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, वो वगैरह वगैरह रुकते चले जाते हैं इस तरह से। देखो, मनुष्यायु, देवायु, असाता वेदनीय, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैकिरिक शरीर, वैकिरिक अंगोपांग, ये 4, वज्रषभ नाराज सहनन, समचतुरस संस्थान, प्रशस्त व्याय गति, सुभग सुस्वर आदेय, इन 13 प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों करते हैं। यानी अभी ये हमारे बंध स्थान नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप इमेजिन नहीं कर सकेंगे। जैसे देवगति का उत्कृष्ट प्रदेश बंध कब होगा? देवगति का 28 वाला पैकेज है हमारा, हाँ, तो वो 26 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तब उसमें वो मैक्सिमम मिलेगा। अब देवगति के साथ तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी तो कम हो जाएगा, देवगति के साथ आहारक बंधेगा तो कम हो जाएगा, इस तरह से उसका अर्थ होता है। वैसे आहारक का वगैरह हम एक एक प्रकृति लेकर अभी छोड़ देते, अभी उसको पेज नंबर 218 पर है ना। प्रकृति और आहारक प्रकृति एक साथ बन सकती है? हाँ, बन सकती है। देखो 7वें गुणस्थान में जो आहारक का बंध कर रहा है, जो ऑलरेडी तीर्थंकर प्रकृति का बंध, देखो सामान्य से देखो, जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहाँ से होता है? चौथे से तो चल रहा है, तो एक बार चालू होता है तो निरंतर बनता है कि नहीं बनता? बनता है। तो वो आहारक का बंध कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं उसके लिए। वो एक साथ दोनों पहले गुणस्थान में नहीं आते, दोनों की सत्ता वाला जीव पहले गुणस्थान में नहीं आता, ऐसा आपने पढ़ा है पहले, शायद उसके लिए आप पूछ रहे हैं। बंद होने में कोई रुकावट नहीं, क्योंकि हमने जब क्षपणा करते हैं तो वो 93 वाली सत्ता वाला जीव है, उसमें से 13 जाएंगे, 80 की सत्ता रहेगी, वो हम पढ़ेंगे अभी बाद में। यानी दोनों की सत्ता वाला जीव श्रेणी चढ़ेगा, तो सत्ता में कब आएगा? जब बंधेगा तब। तो अभी हमारी सत्ता के स्थान नहीं हुए, उससे आप डिराइव कर सकते हो उसको। हाँ, अभी हम जरा उत्कृष्ट प्रदेश की बात हमने देखी थी, उत्कृष्ट प्रदेश बंध की। अब जघन्य की बात थोड़ी कर लेते, 2 ही मिनट है। इसके बारे में कोई प्रश्न है का? अभी थोड़ी देर के बाद हम चर्चा करेंगे जघन्य की बात। उत्कृष्ट प्रदेश बंध में क्या क्या हमने देखी थी? एक में योग ज़्यादा होना चाहिए और प्रकृति कम बंधनी चाहिए, और योग लगातार अधिक नहीं रहता है, भले संगी को अधिक होगा परंतु हर समय उत्कृष्ट नहीं होगा, कभी कभी होगा। तो जब कभी उत्कृष्ट प्रदेश बंध करता है टोटल में, तो उस प्रकृतियों में अधिक प्रदेश का बंटवारा हो जाएगा। कार्बन का योग, कार्बन का योग अधिक हो तो अधिक, कार्बन की बात चल रही है, यहाँ औदारिक शरीर की बात नहीं हो रही है। औदारिक शरीर नाम कर्म के कारण औदारिक शरीर के परमाणु ग्रहण होते हैं, और यहाँ कार्बन शरीर नाम कर्म के उदय से कर्म के परमाणुओं का ग्रहण होता है। उसमें जब योग ज़्यादा होता है, यानी उसके
कार्बन शरीर के जो उदय रूप जो अनुभाग है उसकी बात यहाँ ले लेना है। अधिक निर्जरा होती है तो अधिक का योग होता है ऐसा? निर्जरा से कुछ मतलब नहीं, प्रदेश से कुछ मतलब नहीं, अनुभाग से। जैसे मिथ्यात्व की मैक्सिमम निर्जरा कब होती है? उपशम श्रेणी के सन्मुख, स्वप्ना नहीं। निर्जरा कहा, उदय कहा, प्रदेश अधिक उदय में आ रहे परंतु वहाँ अनुभाग घटता चला जा रहा है, तो उसका फल क्या मिलेगा? मिथ्या तो कम हो रहा है ना। प्रदेश कितने उदय में आते हैं उससे कुछ मतलब नहीं है, अनुभाग किस रूप में आता है उसकी बात है। अब हम थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे। बोलो 24 भगवान।